वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कार्बन एकेडमी। आज हम लोग 12th हिस्ट्री का जो लेसन 2 है उसको देखने वाले हैं। जितने भी टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको हमने इसमें ऐड किया है, इस वीडियो में हमने ऐड किया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए। देखिए 12th के साथ साथ ये जो वीडियो है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो या फिर मतलब एसएससी हो, हर एक मतलब वनडे एग्ज़ाम के लिए, वनडे कोचिंग मतलब वनडे एग्ज़ाम के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अपना पढ़ाई जारी रख सकें। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दिया है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का काम सबसे पहले किस राजा ने किया था। ठीक है, यानी कि वो कौन ऐसा राजा था जिसने फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग, अशोक और समुद्रगुप्त। ठीक है, तो जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु का पिता जो थे वो बिंबिसार थे। ठीक है, जिसने मगध की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। ठीक है, तो इस तरह से फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सबसे पहला काम किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि जीवक वैद किस वंश के काल में थे। ठीक है, मौर्य वंश या गुप्त वंश, हर्यक वंश या कुषाण वंश। ठीक है, तो जो जीवक थे वो किस वंश में थे भाई, तो हर्यक वंश में थे। क्लियर, जीवक किस वंश में थे, हर्यक वंश में थे। अगला क्वेश्चन है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। क्वेश्चन है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। अशोक, कनिष्क, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, देखिए जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण करवाया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और उसकी मरम्मत किसने करवाई, तो रुद्रदमन ने। ठीक है, किसने, रुद्रदमन ने। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। ठीक है, तो इससे तो एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया तो क्या बताइएगा, उदयन। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया। ठीक है, अब ऑप्शन आपके पास है गंगा, सोन, पुनपुन या सभी। तो संगम का मतलब होता है क्या, नदियों का मिलन। ठीक है, नदियों का मिलन। तो यहाँ पे तो 3 नदियाँ दिखाई दे रही हैं लेकिन किसी में भी 2 नदियों का नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन सभी नदियों के किनारे, मतलब कि सभी नदियों के संगम पर इसने क्या किया, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चंस, एक पाटलिपुत्र की स्थापना और एक मौर्य वंश की, मगध की स्थापना। ठीक है, एक पाटलिपुत्र की स्थापना और एक मगध की स्थापना। तो मगध की स्थापना बिंबिसार ने किया। ठीक है, मगध की स्थापना बिंबिसार ने किया और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मगध की स्थापना बिंबिसार ने और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। ठीक है, कहाँ, तो 3 नदियों के संगम पर, गंगा, सोन और पुनपुन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सबसे पहले हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। यानी कि कौन ऐसा शासक था जिसने सबसे पहली बार पूरे भारत समेत पूरे एशिया में सबसे पहली बार हुणों को किसने परास्त किया था। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन है अशोक, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या नेपोलियन। ठीक है, तो किसने किया था भाई, स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त ने क्या किया, सबसे पहला ऐसा शासक था जिसने हुणों को परास्त किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का समुद्रगुप्त किससे कहा जाता है या कौन था। ठीक है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है आपके पास, हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क और मुसोलिनी। ठीक है, तो देखिए अगर यूरोप का समुद्रगुप्त पूछा जाए तो नेपोलियन। ठीक है, यूरोप का समुद्रगुप्त पूछा जाए तो नेपोलियन, और अगर भारत का नेपोलियन पूछा जाए, भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन कौन हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है,
अगर आपसे पूछे यूरोप का समुद्रगुप्त तो नेपोलियन, और अगर पूछे कि भारत का नेपोलियन तो कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? ठीक है, यानी कि वो कौन ऐसा शासक था जिसके अभिलेखों में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो आपके पास है ऑप्शन में अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त और ये सभी। तो देखिए, जो प्रभावती गुप्त थी ये एक महिला शासक थी और इसी के लेखों से, अभिलेखों से मतलब भूमि दान का जिक्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? ठीक है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो किस शासक वंश का है भाई? तो मौर्य काल, सातवाहन काल, गुप्त काल, शुंग काल या फिर गुप्त काल। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा क्या? सातवाहन काल। ठीक है, कौन? सातवाहन काल। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? ठीक है, तो 510 ईस्वी में, क्वेश्चन क्या है? 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? अब ऑप्शन आपके पास है एरण, गुजरा, मस्की या जूनागढ़। तो कहाँ मिला है? एरण में मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? ठीक है, वो कौन सा ऐसा अभिलेख है जिससे ये पता चलता है कि अशोक ने कलिंग को जीता था? ठीक है, तो ऑप्शन में है प्रथम, 5वां, 10वां या 13वां। तो किस अभिलेख से पता चलता है भाई? तो 13वां अभिलेख से। ठीक है, अशोक के 13वें अभिलेख से ये पता चलता है कि अशोक ने कलिंग को जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है? ठीक है, यानी कि इसमें से वो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक का इतिहास सिर्फ अभिलेखों के आधार पर लिखने का प्रयास किया है? तो किसने किया भाई? तो ऑप्शन है आपके पास से विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, काशी प्रसाद या देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ठीक है, ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मतलब अशोक के अभिलेखों को देख करके, अभिलेखों को पढ़ करके उसका इतिहास लिखने का प्रयास किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक नमूना है? ठीक है, मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक नमूना है? अब ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन है चैत्य, स्तूप, गुहा वास्तुकला या स्तंभ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्तंभ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? स्तंभ। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किसने की? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी या इत्सिंग। तो इंडिका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, और मेगास्थनीज क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्लियर? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि यूनान का शासक था। क्लियर? कहाँ का शासक था? यूनान का। तो क्लियर है? सेल्यूकस निकेटर क्या था? तो यूनान का शासक था और उसका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन आपके पास है कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन या फिर पतंजलि। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हरिसेन। ठीक है, आंसर क्या होगा? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ठीक है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन के पास है वैनसंग, फाहियान, इत्सिंग या फिर वांगवेत्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फाहियान। कौन? फाहियान। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? वो कौन ऐसा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेजी काल। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है, भारत में गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक ऑप्शन आपके पास है नंदवंश, मौर्य वंश, शैव या पाल वंश। ठीक है, तो अशोक किस वंश का शासक था भाई। तो अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार, और फिर उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, अशोक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य की कृति क्या है, यानी कि कौटिल्य ने क्या लिखा है। अब ऑप्शन है मेघदूत, अर्थशास्त्र, मालविकाग्निमित्र या फिर ऋतु संहार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। देखिए इसका नाम भले ही अर्थशास्त्र है, लेकिन ये राजनीति की पुस्तक है। नाम क्या है, अर्थशास्त्र, लेकिन पुस्तक किसकी है, राजनीति की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया। तो ही बताए थे मेगास्थनीज कहाँ का था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और किसके दरबार में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हरा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया, सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हरा दिया, और उसकी बेटी हेलेना से, ठीक है, उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया। क्लियर है, किससे, उसकी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, मतलब समुद्रगुप्त की जानकारी किससे हमको मिलती है, मथुराभिलेख से, या प्रयाग प्रशस्ति से, या वंशखेड़ा से, या हॉल अभिलेख से। ठीक है, तो किससे मिलती है भाई, तो प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त की जानकारी हमको प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ही देखा गया था, मतलब एक क्वेश्चन था जिसमें देखा गया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उदयन। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, उदयन ने। और कहाँ, तो 3 नदियों के संगम पर, सोन, पुनपुन और गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे। ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आंसर क्या हो जाएगा, किसके दरबार में रहते थे भाई नवरत्न, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके पास है कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट या कौटिल्य। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास हैं। कौटिल्य क्या लिखे थे, अर्थशास्त्र लिखे थे, सबको पता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, जो कि राजनीति की एक पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, यानी कि गुप्त काल का वो कौन सा शासक था जिसका मतलब संबंध प्रयाग प्रशस्ति से है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है, समुद्रगुप्त से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किसने किया था। ठीक है, अभिलेख का शुरुआत किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त। तो देखिए कभी आपने मौर्य का अभिलेख नहीं सुना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, अशोक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, वो कौन ऐसा शासक है जिसको हम प्रियदर्शी कहते थे। तो ऑप्शन क्या है, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या बिंदुसार। तो जो अशोक था, अशोक को हमने प्रियदर्शी कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल के टकसाल यानी टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्य काल में जो टकसाल होता था उसके प्रधान कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके पास है कोषाध्यक्ष या मुद्राध्यक्ष या पन्याध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष। ठीक है,
तो जो टकसाल होता था, टकसाल के जो प्रधान होते थे उसको हम लक्षणाध्यक्ष बोलते थे। क्लियर? क्या? लक्षणाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन आपके पास है मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण या फिर सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मौर्य काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ठीक है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन आपके पास है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या बिंदुसार। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, देखिए अशोक ने क्या किया? अशोक ने, आपको पता है कि कलिंग पे मतलब विजय प्राप्त की, और कलिंग पे विजय प्राप्त करने के बाद क्या हुआ? उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, क्या किया? कलिंग पर विजय प्राप्त की, विजय तो प्राप्त कर लिया, लेकिन कलिंग में बहुत सारा नरसंहार हुआ और उससे उसका हृदय क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, जो मतलब उसको शस्त्र त्याग करने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया? शस्त्र त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपना ली, और उसी बौद्ध धर्म को मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए उसने क्या किया? बौद्ध धम्म महामात्रों का नियुक्त किया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो देखिए अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इंडिका की रचना किसने किया था? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। किसने? मेगास्थनीज, जो कि सेलुकस निकेटर का क्या था? राजदूत था, और वो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, और इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, यानी कि दोनों ही किताबों से, अर्थशास्त्र और इंडिका से, हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? ठीक है, एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसको किस राजवंशों ने निर्मित कराया था? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपके पास चोल, पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट। ठीक है, तो किसने करवाया था? किसने कराया? तो राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? ठीक है, 16 महाजनपद थे, जिसमें से सबसे शक्तिशाली कौन था? ठीक है, तो उस समय सबसे शक्तिशाली जो मतलब महाजनपद था वो मगध था। ठीक है, मगध क्यों शक्तिशाली था? तो इसके पास लगभग सब कुछ था, यानी कि ये मगध, आज का मतलब जो बिहार का क्षेत्र है वो मगध था। आज जो बिहार का क्षेत्र है वो क्या है? आज का जो बिहार का क्षेत्र है वो उस समय मतलब मगध था। ठीक है, तो मगध में मतलब लगभग सब कुछ उपलब्ध था। इसके पास हाथी थे, जंगल थे, लोहा था, यानी कि सब कुछ था, तो इसलिए क्या था? वो शक्तिशाली था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि पुराणों की संख्या कितनी है? वेद, पुराण नाम सुने होंगे ना, तो वेद तो 4 हैं। वेद की संख्या कितनी? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो क्या होगा आंसर? पुराणों की संख्या 18 होती है। ठीक है, पुराण कितने? 18। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र, और फिर तो ये आंसर बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं, जो कि नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन किताब किसकी है? राजनीति की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी क्या था? एक मतलब महाजनपद था, और उसको सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? गणसंघ या गणतंत्र या राजतंत्र या सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गणतंत्र। ठीक है, क्या?
गणतंत्र, यानी कि उस समय जैसे आज हम लोग स्वतंत्र हैं और मतलब सत्ता में सभी लोग साझेदारी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना हमारे भारत में, या फिर अन्य बहुत सारे देश हैं जिसमें लोकतंत्र है और उसमें जो जनता है वो सत्ता में साझेदारी कर सकती है, यानी कि कोई भी फैसला लिया जाएगा तो मतलब राय सलाह करके, मतलब एक संसद होगा, संसद में राय सलाह करके तब किसी भी फैसले पे हम पहुंचेंगे। तो उस तरह से उस समय का वज्जी जो था, वज्जी एक गणतंत्र था जहाँ पे मतलब संसद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, या जहाँ लोग अपना मवेशी रखते हैं, दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जनपद बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 5 चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ठीक है, 5 चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे कहाँ, सोने के या चांदी के या तांबे के या बी और सी दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, सोने और चांदी के, या माफ करिएगा यहाँ पे 5 नहीं होगा, पंच होगा। ठीक है, क्या होगा, पंच। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे, तो सोने और चांदी दोनों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी फिलहाल में तो पाकिस्तान में है। ये जो आपका भारत दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका भारत जो दिखाई दे रहा है, ये आपका भारत है। ठीक है, यहाँ से पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो तक्षशिला यहाँ पे स्थित है। तो आज के डेट में जो तक्षशिला है वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन क्या है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? ठीक है, जो फाहियान था वो किसके शासन काल में भारत पहुंचा था? ऑप्शन है आपके पास समुद्रगुप्त, रामगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या स्कंद गुप्त। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि भारत के नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ठीक है, भारत के नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो ये बताए थे कि अगर यूरोप का नेपोलियन समुद्रगुप्त पूछे तो नेपोलियन, और अगर भारत का नेपोलियन पूछे तो समुद्रगुप्त। तो आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ, यानी कि उसका राज्याभिषेक हुआ कब हुआ, यानी कि कनिष्क राजा कब बना? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास है 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी और 98 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में। ठीक है, देखिए कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था, जो कि सब मतलब कुषाणों में सबसे प्रतापी राजा हुआ कनिष्क। तो उसकी जो राज्यारोहण है वो कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ये तो कोई बात नहीं हुआ बताने वाला। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आप लोग समझ सकते हो कि किसने स्थापना किया था मौर्य साम्राज्य का, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज कौन था? ठीक है, मेगास्थनीज कौन था, यात्री था, या व्यापारी था, या राजदूत, या गुलाम? ठीक है, तो ये बताए हैं कि मेगास्थनीज क्या था, तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, क्या था, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। क्या अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान क्या करना है, एक साइड में आपका राजवंश दिया हुआ है और दूसरे साइड में आपका शासक दिया हुआ है। तो देखना यह है कि किस शासक, जो कौन शासक था वो किस राजवंश से बिलोंग करता था। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है शुंग वंश। ठीक है, तो शुंग वंश जो है उसका शासक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। तो हमने क्या किया है, हमने मतलब सबके सामने सबका नाम लिख दिया है। तो शुंग वंश का शासक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। कुषाण वंश था, तो कुषाण वंश का शासक कौन था, कनिष्क था। ठीक है, कुषाण वंश का शासक कौन था, कनिष्क था, जिसकी राज्याभिषेक अभी बताए थे कि 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो कनिष्क है, कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, हर्यक। ठीक है, हर्यक वंश का शासक कौन था, तो हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु था। ठीक है, मौर्य वंश का शासक, मौर्य वंश का जो सबसे पहला शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, बिंदुसार। और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो इसका उत्तराधिकारी अशोक और
इस अशोक का जो लड़का था उसका नाम था महेंद्र, ठीक है, क्या नाम था, महेंद्र। तो अशोक का लड़का कौन था, महेंद्र था। अगला क्वेश्चन क्या है, शिशुनाग, शिशुनाग वंश का जो शासक था वो उसका नाम भी शिशुनाग ही था। अगला क्वेश्चन क्या है, नंद वंश, तो नंद वंश का जो शासक था वो महापद्म नंद था, ठीक है, कौन था, नंद वंश का शासक महापद्म नंद था। और नंद वंश का सबसे अंतिम शासक घनानंद था, ठीक है, घनानंद था, जिसको हराकर जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य वो गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो नंदवंश का शासक महापद्म नंद और सबसे अंतिम शासक घनानंद, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया, गद्दी पर बैठा, ठीक है। और अगला क्या है, गुप्त वंश, तो गुप्त वंश का शासक कौन था, श्री गुप्त था, ठीक है, गुप्त वंश का शासक श्री गुप्त था। आगे देखते हैं, ये जो नेक्स्ट मिलान करना है इसमें दिया हुआ है, एक साइड में शासक दिया हुआ है और एक साइड में संबंधित अभिलेख भी दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि किस शासक से संबंधित कौन अभिलेख था। तो दिया है खारवेल, ठीक है, खारवेल शासक से क्या था, तो इससे संबंधित है हाथी गुम्फा, ठीक है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किससे संबंधित है, तो खारवेल से है। रुद्र दमन जो है उससे संबंधित कौन है, जूनागढ़, ठीक है, कौन, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, रुद्र दमन से है। कनिष्क से संबंधित कौन अभिलेख है, तो सुई बिहार है, ठीक है, सुई बिहार। और अशोक से संबंधित क्या है, अशोक के 14 अभिलेख थे, ठीक है, 14 स्तंभ मिले थे, स्तंभ लेख, तो उसमें से मस्की का अभिलेख भी उसमें शामिल है, ठीक है। तो अशोक से संबंधित क्या है, मस्की अभिलेख। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।